अभियोजन अधिकारी उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हुए अपने इस बोर्ड क्लास में आज कल के वादे के मुताबिक हमने सीआरपीसी पर एक टॉपिक चुना है। हालांकि इसका सीधा संबंध रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जानकारी से भरा है और ये सवाल 2015 एपीओ में फोकस करके पूछा भी गया है। वो टॉपिक है तलाशी और तलाशी वारंट। तलाशी और तलाशी वारंट। जब एविडेंस की तलाश में कोई वस्तु, कोई ऐसा फैक्ट, वस्तु भी हो सकती है जो कहीं से छिपाई गई है, उसको मिलने के ऊपर सारा दारमोदार केस का है, तो कोर्ट उस चीज़ को पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वारंट निर्गत करती है। वारंट का प्रारूप गौर से देखें। ये 166 दंड प्रक्रिया के अनुसार जो प्रारूप उसका होता है, उस पर प्रोसीजर सीआरपीसी की 166 अप्लाई करती है। कैसे वो प्रारूप होता है, उस पर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए गौर करें। फला बनाम फला, उस केस का नाम जिला सरकार प्राप्त, मतलब जिस सरकार के, राज्य सरकार के विरुद्ध जो मुकदमा है वो किस व्यक्ति के द्वारा अभियोगी है, अभियुक्त है, उसका मेंशन करते हुए आगे कंटेंट लिखा होता है कि अभियोग के अनुसंधान के बीच, जब अभियोग लगा और अनुसंधान मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बीच यह ज्ञात हुआ है कि फला नाम, जिस व्यक्ति के ऊपर ये इल्जाम, ये एलिगेशन या फैक्ट निकल के आ रहा है कि फला व्यक्ति ने छुपा रखा है, उसका नाम, वो स्थान जहां छुपा रखा है कि निज के अधिकार में नीचे लिखा हुआ सामान, यानी वो सामान भी वर्णित होगा कि किस फैक्ट पर या किस वस्तु पर वो चीज निर्भर कर रही है, तो उसका लिखा हुआ सामान या अन्य वस्तुएं मौजूद हैं, इसलिए उसके नाम वारंट निकाला जाता है। तो ये प्रैक्टिस की विषय है। ये चीज मैंने इसको समझाने के पहले शुरू में ही कि व्यवहार में करना आपको ये है, पढ़ना 165, 47 जो भी है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन करना है आपको अदालत में ये है। यही फॉर्मेट कोर्ट निकालती है और उस व्यक्ति तक, उस स्थल तक पहुंचता है, ये पुलिस लेके जाती है जहां तलाशी ली जानी है। ठीक है, तो स्थान के निवासी के घर की तलाशी नियमानुसार करके, यहां जो शब्द है नियमानुसार, वारंट में धारा 166 के कंडीशन को फॉलो करते हुए जो नियमानुसार शब्द लिखा है, नियमानुसार करके, ये नियमानुसार में सीआरपीसी सेक्शन नंबर 165 फॉलो होगी। 165 में 4 महत्वपूर्ण रूल हैं। उस रूल को अप्लाई किया जाएगा तलाशी के लिए। कैसे कैसे होगा, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में अभी हम आपको समझा रहे हैं। पहले आप ये प्रारूप में देखें महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हैं। प्रारूप में सबसे मेन पॉइंट क्या, उस स्थान के निवासी जहां वो तलाशी ली जानी है, उस व्यक्ति का नाम जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने छिपा रखा है, और वो सामान या वस्तुएं जो सूची में संलग्न के अनुसार मिलने की संभावना है, आशंका है, उन्हें लेकर मेरे पास भेज दीजिए। ये कोर्ट कह रही है, ये कोर्ट कह रही है वारंट में कि उन्हें लेकर मेरे पास भेज दीजिए। किसको निर्गत है? पुलिस को। पुलिस उस अथॉरिटी बॉडी को, यहाँ इतने मत समझिएगा सिंपल थाने के मैटर को, बड़े बड़े मैटर में अगर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई ने केस फाइल किया है, तो सीबीआई के अधिकारियों को ये वारंट निर्गत होगा, वो लेके जाएंगे। सीबीआई के अफसर, स्पेशल अदालतों के बारे में भी थोड़ा इसको दिमाग में रखिए कि वारंट का ये अनुपालन सिर्फ अपने नज़दीकी थाने के थानेदार या वहाँ के हेड कांस्टेबल
या नायब साहब लेकर के नहीं पहुंचेंगे। ये जैसी जांच एजेंसी होगी, मान लीजिए कोई करप्शन ब्यूरो का मैटर है, तो वहां के जो सीनियर अफसर होंगे वो लेके आएंगे, लेकिन प्रारूप यही 166 सीआरपीसी वाला ही होगा। ठीक है, उसको लेकर भेज दिया जाए। भारतीय दंड विधि के संग्रह के अंतर्गत घर की तलाशी के संबंध में जो नियम हो उसका पालन करना आवश्यक है। अब घर की किसी की XYZ किसी के घर में निजता है, उसका आर्टिकल 21 संरक्षित होने का पूरा लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसको एक प्रकार से ये तलाशी का सेक्शन 165 या कोई व्यक्ति भाग के कहीं छुप गया है, पुलिस उसको ढूंढ रही है और भाग के किसी स्थल पे छुप गया है, तो याद करिए 47 सीआरपीसी वहां भी जिसके घर में छुपता है तो पुलिस अपने लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर वो अंदर घुसती है तो उस व्यक्ति में जिस स्थल पे घुसा है उसकी निजता का भी तो ख्याल करना होगा। आर्टिकल 21 वहां भी खड़ा है और यहां भी खड़ा है। कहां? जहां निर्गत हो रहा है वारंट स्पेशलाइज्ड करके उस प्लेस पर, वहां भी निजता के लिए आर्टिकल 21 जिंदा है। उसकी भी एक लिमिट है, उसको क्रॉस करके पुलिस नहीं घुसेगी। तो इसीलिए वारंट में मेंशन होता है क्या, जो नियम है क्या तलाशी के संबंध में, तलाशी के संबंध में, तलाशी के संबंध में जो नियम है उसका पालन करना आवश्यक है। और ये नियम कहां है? 165 अभी हम पढ़ते हैं। आइए पहले 165 पढ़ने के पहले सेक्शन 100 सीआरपीसी देखते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 100 सीआरपीसी कहती है कोई ऐसा बंद स्थान जो किवाड़ से बंद है, घेरे से बंद है, वो किसी भी प्रकार से बंद स्थान है, वहां व्यक्ति जाके छुप गया है, तो वो जो घर हो सकता है, तंबू हो सकता है, कोई ऐसा अस्थाई भी आवास के तौर पर प्रयोग किया जाने वाला परिसर हो सकता है जहां कुछ बंद करने, गेट बंद करने की सुविधा हो। उस बंद स्थान के भीतर यानी उसका जो ग्राहक है, मान लीजिए कोई सर्कस सेंटर है, तो उसका सर्कस सेंटर के अंदर कोई तलाशी की बात आ गई, ऑटोमेटिक संभव है, ये पॉसिबल है, तो उसके जो भार साधक यानी जो सर्कस का मेन हेड है, या कोई बंद घर है उसका मालिक है, या कोई तंबू का नाथ है जहां वो उसका जो हेड है, उस भार साधक व्यक्ति के वो धारा 100 कहती है सीआरपीसी की, वो उसको दबाव डालती है कि इन परिस्थितियों में बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। अब देखिए इन पावर में अभी जहां हम 21 आर्टिकल 21 के निजता की बात कर रहा था, उसी को सेक्शन 100 सीआरपीसी शिथिल कर रही है, प्रेशराइज्ड कर रही है। ये रेगुलेट हो रही है तलाशी, ना कि रेगुलेट हो रहा है निजता का संरक्षण। तो तलाशी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये प्रिवेल करेगा ला, और ये 100 सेक्शन सीआरपीसी गवर्न करेगी 41 के ऊपर। क्यों? स्पष्ट रूल कह रहा है कि भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, नहीं लेने देंगे तो उसका उपाय है। इसमें कैसे रूल हैं? इसके लिए कुल 8 कंडीशन है। धारा 100 में कुल 108 कंडीशन है, और इसके बाद 100 के बाद हम 165 पढ़ेंगे। 100 के पढ़ने का कारण भी समझाएंगे कि हमने 100 को क्यों पहले पढ़ा। ध्यान दीजिए, वारंट पेश करने पर भार साधक व्यक्ति अबाध प्रवेश वह सब उचित सुविधाएं देगा। अब बताइए, तलाशी लेने जा रही है पुलिस, स्वाभाविक है निजता भंग होगी। कानून का 100 का पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब ये वारंट ऐसे दिखाया जाएगा, वो अक्सर फिल्मों में देखते होंगे, कैसे घुसे चले आ रहे हो, वारंट दिखाओ, तो वारंट देखते ही वहां कानून हावी हो गया और निजता पीछे छिटक गई। क्या हो रहा है? वारंट पेश करने पर भार साधक व्यक्ति यानी उसका मालिक उस बंद स्थल का क्या करेगा? अबाध प्रवेश यानी बाधा नहीं डालेगा, और इतने नहीं, वो सब उचित सुविधाएं देगा जो तलाशी के लिए जरूरी है। इस तरीके से जब पढ़ेंगे जोर देकर, जो ये शिकायत होती है कि बेयर एक्ट के सेक्शन हमें पढ़ने पे ऐसे पढ़ते हैं, भूल जाता है, याद नहीं रह जाता, इन सब प्रपंचों से बचने के लिए हर सरल, कठिन, मध्यम प्रकार के तथ्यों को आप दिमाग में डालने के लिए कई बार जोर डालें कि पहले सेगमेंट में 100 अगर पढ़ रहे हैं तो पहले में क्या पढ़ा था, अन्यथा कुछ का कुछ बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में करके आएंगे।
और बेयर एक्ट पे महारत नहीं होगी। बेयर एक्ट की महारत सिर्फ प्रीलिम्स लेवल पे ही नहीं, मुख्य परीक्षा में भी सर चढ़ के बोलती है। और हायर जुडिशरी में तो सुभान अल्लाह, केवल बेयर एक्ट तक हो ही सकता है, उतना समय ही नहीं है वहां। तो आप यहां ध्यान से देखें कि वारंट पेश करने पर भार साधक व्यक्ति अबाध प्रवेश व सब उचित सुविधाएं देगा। दूसरा, अगर प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता, हम कह रहे थे ना कि इसकी भी उपाय है, अगर प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, सीआरपीसी की 47(3) के अधीन 47(3) के अधीन कार्यवाही की जाएगी। और 47(2) में, सॉरी 47(2) के अधीन, 47(2) में क्या है, 47 उसकी बात करती है, कोई व्यक्ति किसी स्थान, पुलिस उसको अरेस्ट करना चाहती है, वो भाग रहा है, किसी स्थल पे जाकर के छुप गया, किसी दूसरे घर में जाके छुप गया। अब उसको पकड़ने के लिए 47 इतना पावर देती है पुलिस को कि उसके खिड़की दरवाजे जरूरत पड़े तोड़ के अंदर घुस जाए और उसको पकड़े। तो यहां कह रहा है कि अगर ये भार साधक व्यक्ति जो बंद स्थान का मालिक है, घर भी हो सकता है, कोई बाह्य तंबू प्लेस स्थान हो सकता है, कोई भी आवास के तौर पर प्रयोग किया जाने वाला स्थल, तो उस प्रवेश में अगर वो बाधा डालता है, जानबूझकर प्रवेश नहीं करने देता, तो 47(2) के अधीन की कार्रवाई करेगा। यानी जैसे वहां जो स्थल पे जाकर के छिप गया है, उसको पकड़ने के लिए दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर बलपूर्वक अंदर पुलिस एंट्री मारती है, ऐसे इस परिस्थिति में 100 की उपधारा 2 क्लियर करती है, पुलिस एंट्री मार जाएगी। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि सामान छिपाने वाली कोई महिला है जिसके नाम से वो वारंटवा कटा है, अपने नाम, ध्यान दीजिए यहां, इसीलिए मैं यहां प्रारूप लिखा, हवा में मत पढ़िए, आपके सामने वो व्यवहारिक पक्ष जो कचहरी में आप घसते हैं कलम से, और जिसके लिए हायर जुडिशरी चिल्ला चिल्ला के आपको कहता प्रैक्टिशनर्स हैं कि नहीं, वो कोई दूसरी दुनिया के लोग ना हैं। आप अगर वास्तव में पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में वो सारे प्रोविजन है जिसको अक्षरशः साधारण कर्मचारी हाई कोर्ट के सामने और जिला कचहरी के सामने, जिनको मुंशी आप कहते हैं, रगड़ते रहते हैं और घस घस के बड़ा नॉलेज कर लेते हैं। आप भी यही चैतन्य हो जाइए, जब वारंट की बात आए तो शब्द सिमट के मत रह जाइए, वो प्रारूप खोल लीजिए, ऐसे लगे कि कचहरी में बैठकर वारंट पे काम कर रहे हैं, आप ही खुद लेके गए हैं एग्जीक्यूट करवाने और आप ही पुलिस हैं, ऐसा फील करें। ये इमेजिनेशन के सहारे जब लॉ पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस की जो भूमिका है या जज साहब के सामने बोलने की जो हिचक है वो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो आप इस पॉइंट को देखें, इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर प्रवेश प्राप्त नहीं, सॉरी, यदि सामान छिपाने वाली कोई महिला है तो तलाशी शिष्टता पूर्वक, इस शब्द पर ध्यान देना है, शिष्टता पूर्वक, ये भी 21 ही है, निजता मर्यादा, यहां भी 21 आया, एक व्यक्ति की बात आई, महिला है तो महिला ही उसको, 2008 के संशोधन के बाद तो इसको अरेस्ट के संदर्भ में भी सारे परिवर्तन हो गए। अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस गाइडलाइन उनका स्पष्ट करता है, लेकिन यहां आप देखिए क्या कहता है, शिष्टता पूर्वक अन्य स्त्री द्वारा ही तलाशी ली जाएगी। वो पुलिस महिला पुलिसकर्मी होगी, उसको तलाशी लेगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट, तलाशी लेने के पहले ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, यहां ध्यान दीजिए अन्य व्यक्ति का मतलब क्या है। ऐसा अधिकारी तो आप समझ गए होंगे, पुलिस अधिकारी, थाने का भार साधक, डीवाईएसपी, खुद एसपी भी हो सकते हैं। कितना गंभीर मैटर है, बहुत ज्यादा जीवट आदमी है तो खुद ही पहुंचते हैं कप्तान साहब, तो वो भी पुलिस अधिकारी हुए, डीवाईएसपी पहुंचा वो भी पुलिस अधिकारी है, सीओ साहब पहुंचे वो भी, या सच्चो पहुंचा वो भी। लेकिन अन्य व्यक्ति का क्या मतलब है यहां, जब तलाशी कहते हैं कि तलाशी लेने के पहले ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जब तलाशी की ही जानी है, यानी बस होनी ही तलाशी, तो ये अन्य व्यक्ति क्या कह रहा है, ये अन्य व्यक्ति वही सीबीआई जांच एजेंसी, रॉ जांच एजेंसी या स्पेशल कोर्ट में चलता हुआ मैटर, उससे रिलेटेड उनको पुलिस अधिकारी नहीं बोला जाता, उनको एक सामान्य एजेंसी का जो पर्सन है लेकिन एथराइज्ड है एज ए कैसे लीगल ड्यूटी, एज एकदम सेम बाय सेम पुलिस विभाग के अफसरों की तरह, तो उनको यहां शब्द में, कानून में अन्य व्यक्ति मेंशन है। अन्य व्यक्ति को हवा में न उड़ा दें, अन्य व्यक्ति को भी समझें और उसकी व्यवहारिक मंच को अपने कल्पना में भीतर लाएं दिमाग के,
ऐसे पढ़ करके, और पढ़ाने वाले लंबा लंबा लेक्चर बेर सुना के जा रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, कुछ ना होने वाला इससे। अन्य व्यक्ति जब तलाशी की जाती है तो साक्षी के तौर पर फिर आया 2 या अधिक स्वतंत्र या प्रतिष्ठित निवासियों को अगर गांव में, देखिए तलाशी लेने के पहले फिर एक बार कानून, परसों वाले टॉपिक में भी, कल वाले टॉपिक में भी, आज वाले टॉपिक में भी, कानून कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है घटना स्थल पर आजू बाजू के सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जो दोष रहित है, जिसके ऊपर कोई लांछन ना हो, जो ईमानदार सत्यनिष्ठ हो। प्रतिष्ठित का मतलब ये, प्रतिष्ठित का मतलब आज के जमाने से मत लगा लेना कि पैसा ज्यादा लूट के रखा है और 5 तल्ले की बिल्डिंग बनवा लिया है तो प्रतिष्ठित है वो। प्रतिष्ठित का मतलब उसके सत्यनिष्ठा नैतिकता से है, कैरेक्टर से है। तो यहां अन्य प्रतिष्ठित दो या अधिक, वहां कल तो एक ही व्यक्ति से काम हो जाता, अकेले अगर वो पशुधन रखने को तैयार है या बड़े आकार की वस्तु रखने को तैयार है, तो जो कुर्की वाले विषय में जब्ती पढ़ा रहे थे हम कल, उसमें वो उसके पास रखी जा सकती है। आज फिर देखिए, ये जो तलाशी का काम होना है, इसमें चाहे ये पुलिस अधिकारी पहुंचे हो, चाहे और जांच एजेंसी के अधिकारी पहुंचे हो, उनको ये अपना काम करने के पहले गांव के उस सेक्टर के इलाके के 2 प्रतिष्ठित या 2 से अधिक लोगों को बुला के खड़ा करना पड़ेगा कि अब हम तलाशी लेंगे अपने मन का ना। यहां कानून को जरा ठहर कर सोचें, आखिर ये राइट क्यों कानून ने दिया? एकदम खुला जो 47(3) में तोड़कर घुस जाने को अनुमति दे रहा है, वो ये यहां ये क्यों कहता है कि 2 प्रतिष्ठित, इसीलिए कि जवाबदेही तय हो सके। कोर्ट में ट्रायल की पूरी डिपेंडेंसी किस पर है? एविडेंस पर। और एविडेंस का जो हिटिंग पॉइंट है क्या है? एविडेंस करता, यानी जो गवाह देगा, गवाह कहते हैं जनरली जेन्युइन कहते हुए मिलेंगे कि गवाहों पे ही डिपेंड करता है। वो अलग बात है कि एविडेंस के सेक्टर में एक सर्कमटेंसेस विटनेस भी आता है, जहां कोई सबूत नहीं मिलते तो 106 एविडेंस एक्ट की आदत करिए, उसके तत्वावधान में विशेष तथ्य साबित करके परिस्थितियों के बीच में और साबित करके मामले का निराकरण किया जाता है, जजमेंट तक जाया जाता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि साक्षी के तौर पर अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलते हैं तो उनके मौजूदगी में ही तलाशी होगी। इसका मतलब क्या है? मतलब यही वही एविडेंसरी वैल्यू, यहां भी गवाह हों। ये जो तलाशी का काम प्रोसीड करना है, यहां भी उस गवाहों का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। जितने कोर्ट में गवाहों के नाम से समन कटता है, नहीं समन पे आएगा वारंट कटेगा, वारंट नहीं कटेगा तो उसके लिए भी उपाय है, दंडित होगा। अभी हम आपको आगे 187 आईपीसी भी बताएंगे बदतमीजी करने पर। ध्यान दीजिए, साक्षी के तौर पर 2 या अधिक स्वतंत्र प्रतिष्ठित निवासियों को अगर गांव में कोई ऐसे तैयार ना हो, अक्सर डर जाता है आदमी, हमसे क्या लेना देना, भैया हम सीधे साधे आदमी है, बेमतलब की जाना पड़ेगा कोर्ट के पचड़े में क्यों पड़े। तो ऐसे स्थिति में अगर उस गांव या मोहल्ले का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा तो आजू बाजू के मोहल्ले से किसी को ये धारा 100 का 4था पॉइंट क्लियर कह देता है कि बुलाकर एक रिटन में ऑर्डर देगा। कौन? वहां जो अधिकृत अधिकारी पहुंचा है तलाशी लेने, उसके नाम निर्गत करेगा आदेश। आजू बाजू से पूछेगा कि इससे जुड़ा हुआ कोई आदमी है जो इसके घर को जानता है, मान लीजिए उसके रिश्तेदार बगल में रहते हैं, तो उनके नाम से कि आप आकर के खड़े हो जाइए तलाशी लेने की। तो उस पॉइंट को मेंशन करते हुए एक ऑर्डर कटेगा और वो जब जाएगा, उसको पाने के बाद भी अगर कोई मुकर रहा है तो यहां देखिए, यहां लास्ट पॉइंट में पढ़ रहा हूं, ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूं ये 100 के आखिरी 8वें पॉइंट में कही गई है। अगर कोई उपधारा 4, यही जो मैं पढ़ रहा था, उपधारा 4 के लिखित आदेश को जानबूझकर उल्लंघन करता उपेक्षा करेगा तो आईपीसी के 187 में दंडित होगा। लोक सेवकों के कार्य में बाधा डालना या जानबूझकर उपेक्षा करना, लोक सेवकों वाला चैप्टर 187 आप वहां ध्यान दीजिए। आईपीसी आपसे पूछा गया है, इस बार भी वहां लोक सेवकों वाले चैप्टर्स 2 एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में थे। तो इस क्वेश्चन को अब सोचिए, वो एक साधारण सा आदमी, इसका उस मामले से सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आर्डर में उसका नाम है और उसकी रेलिवेंसी इस फैक्ट से तलाशी लेने वाले प्लेस या तलाशी से जुड़े हुए मैटर से जुड़ती है और उस पर आदेश निर्गत हुआ है, तो उस आदेश का जानबूझकर सब मेंशन है, जानबूझकर अगर उपेक्षा करेगा तो 187 में वो दंडित होगा। ऐसे भाग ना सकते। अगर ऐसे हर आदमी छोड़ देता तो फिर अपराध का निराकरण होने से रहा। राज्य कोई वैसी संस्था थोड़े है कि जो चमत्कार कर देगा। राज्य भी डिपेंड है आपके सहयोग पर। कल 37 की बात किया था, आज फिर 37 की बात कर रहा हूं। सीआरपीसी वैसे थोड़े जोड़ दी गई है। सबके एक सामूहिक प्रयास से किसी अपराधी को दंडित करने में मदद मिलती है।
किसी की प्रासंगिकता किसी मायने में कम मत रखना कि 43 पढ़ रहे तो 37 भूल गए, 41 पढ़ रहे तो 43 भूल गए, 43 पढ़ रहे तो 44 भूल गए। सबको ध्यान में रखते हुए ला लिखनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो झड़ाक से कलम चलाइए। कोई जरूरी नहीं, अगर आपकी बात रिलेवेंट करती है कि मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी, तो 44 भी मेंशन करिए, चूकिए नहीं। जितना ज्यादा चतुर्दिक फैलेंगे आंसर आपका उतना मौलिक हो जाएगा। आइए अगली बात तो 5वां पॉइंट, तलाशी उक्त गवाहों के मौजूदगी में ही, अगर वो मौजूद नहीं है तो नहीं होगा, वो गवाह मौजूद रहेंगे उनके मौजूदगी में ली जाएगी, और जो बरामद किए गए सामान होंगे उनकी सूची बनाई जाएगी। जानते हैं जजमेंट जब न्यायाधीश जूनियर डिवीजन का एसीजीएम, सीजीएम, एडीजे, डीजे हाई कोर्ट में लिखा जाता है, खास करके निचली अदालतें एडीजे से कोर्ट से, तो इस शब्द को बरामद सामान को अक्सर वो जजमेंट में क्या लिखते हैं, फर्द बरामदगी, उर्दू लफ्ज इस्तेमाल होता है, फर्द बरामदगी, क्या क्या चीजें बरामद हुई। कल भी तो यही था कि जब अटैच करने जा रहे हैं तो क्या क्या मिला, गहने, जेवर, पशु, धन, सामान, क्या क्या मिला, तो उसका माल खाने में आज जिक्र हो रही है। तलाशी पुलिस खुद अंदर आई है, और ये प्रोसीडिंग 173 पार्ट 2 के मद्देनजर हो रही है। एक परिस्थिति और होती है कि जब कोर्ट बीच में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट चलेगी, उसको लगा कि इस मामले से पूरे मामले में एक तथ्यजनक मोड़ आ जाएगा, एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, या कोई मान लीजिए अभियुक्त का बयान हुआ और अभियुक्त के बयान से कोई निष्कर्ष ऐसा निकला कि फला व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाए उसको अभियुक्त बना लिया जाए, तो अभियुक्त के बयान पर आपको जो सीआरपीसी अथराइज करती है जज को कि वो वहीं से बैठे बैठे आरोप में एक नया नाम दर्ज कर देगा, और उससे संबंधित मामले को प्रूव करने के लिए तलाशी भी वारंट काट देगा। तो उस प्रोसीजर को भी कंप्लीट करने के लिए यही प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी। गवाहों को बुलाया जाएगा गांव के नजदीकी प्रतिष्ठित 2 या 2 से अधिक, और उनके सामने तलाशी होगी, सूची बनेगी, बरामदगी का पूरा ब्यौरा उस पर लिखा जाएगा। और देखिए इन गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। ये वो बयान 161-62 वाले ना है जहां उनके साइन की जरूरत नहीं, प्रासंगिकता नहीं। यहां आवश्यक रूप से गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, और सामान्यतया इन गवाहों को कोर्ट में तलब नहीं किया जाएगा। सामान्यतया इन गवाहों को कोर्ट में तलब नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यही 100 की उपधारा 5 ये कहती है स्पेशल सम्मन जा सकता है। इन्हीं सब चीजों के लिए सामान्य आदमी जो सीधा साधा पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता वो बिल्कुल कट लेता है, लेकिन कानून क्या कहते हैं वो आपको एज ए अधिवक्ता पूरा क्लियर होना चाहिए। 6ठा पॉइंट, तलाशी के दौरान अधिभोगी की मौजूदगी जरूरी है। यानी जिसके मकान में आप ये सब कर रहे हैं, जिसके बंद स्थल पर आप घुसे पड़े हैं पूरे फोर्स के साथ, उसका वहां मौजूद रहना बहुत जरूरी है। और जिसकी उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की प्रतिलिपि, जिस पर ये गवाह जो 2 खड़े थे गांव के, उन्होंने साइन किया है, उस सूचिया की एक प्रति उस अधिभोगी को भी दिया जाएगा कि तुम्हारे घर से ये सामान बरामद हुआ, फला 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति के मौजूदगी में। आप भी ना बाद में कह सकें कि हम तो थे ही नहीं। कानून बिल्कुल सिक्योर जोन में चलता है। तो आप ये बात, जब हम इतना जोर से बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये पॉइंट से अगर सेम क्वेश्चन, तलाशी का क्वेश्चन 2015 एपीओ में पूछा गया है और ठीक यही उत्तर लिखने थे आपको, यही ठीक वर्णन के साथ 100 को कंसीडर करते हुए 165 पे आना है, 47 का हल्का सा मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि बीच में एक जगह बात आती है कि अगर ये जानबूझकर उपेक्षा करे तभी 47(2) लगेगी, ना तो ना। 47(2) की जरूरत 100 के अंतर्गत नहीं है। फिर सूची प्रतिलिपि अधिभोगी दी जाएगी। 5वां, 6ठा, 7वां पॉइंट, सेम ये प्रोसेस उपधारा 3 के अंतर भी अपना, मतलब ये यदि सामान छिपाने वाली कोई महिला है तो वही जो महिला का सामान वो बरामद करना है, तो उसमें भी यही गवाह की मौजूदगी होनी चाहिए, उस पर साइन होना चाहिए। वही सेम बात जो अन्य तलाशी में हो रही महिला के द्वारा छिपाए गए सामान के संदर्भ में भी होगी। ये 7वां पॉइंट। और 8वां क्या कहता है? वही जो हम शुरू में पढ़ के सुनाए, अगर उपधारा 4 के आदेश का उल्लंघन वो जानबूझ के गवाह करता है जो प्रतिष्ठित है, गांव का हो सकता है, गांव के बगल के टोले मोहल्ले का, उसका रिश्तेदार हो सकता है, जो भी, ये नहीं बढ़ी, जिस पर वो ऑर्डर निर्गत हुआ है, तो 187 में दंडित किया जाएगा। अब आइए 165 देखते हैं क्या है। पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, इसमें क्लियर मेंशन है 165 में कि पुलिस अधिकारी ही
तो ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसीडिंग 165 की अपनाई जाती है ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और ये प्रोसीडिंग जो 100 वाली है ये कोर्ट के वारंट पर होता है। अब पुलिस घुसी है, यानी 165 से ज्यादा व्यापक धारा है धारा 100, समझ रहे हैं। 100 के पूरे एलिमेंट को 165 के अंदर घुसेड़ कर पढ़ा जाता है। यानी पुलिस भी जब घुसेगी तो इन सब चीजों का ख्याल रखेगी, ये नहीं कि वो पुलिस है तो सर्वे सर्वा है। और वो कब, इस पर ध्यान दीजिए, अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण के दौरान इसको बार बार घोंट के पी जाइए 165 के लिए। तलाशी कब की है, जब इन्वेस्टिगेशन रनिंग है, कंटिन्यू है, तो उस समय 165 में तलाशी पुलिस अधिकारी करेगा, और पुलिस अपने तलाशी लेगा, और धारा 100 के उपबंध यहां भी देखे आएगा ना, जहां तक हो सके लागू होंगे। मैंने कहा ये जो स्पेशल, मैंने कहा ना कि 165 से ज्यादा व्यापक प्रभाव रखती है 100, क्योंकि 100 की पूरी आभा 165 अपने में समाये हुए है। तो 165 की कार्रवाई जब पुलिस करती है तो 100 का ख्याल रखती है। और देखिए स्वयं अगर बाय द वे इस काम को करने के लिए एसएचओ स्वयं उपलब्ध नहीं है तो अपने अधीनस्थ नायब को भेज सकते हैं। ये एथराइज करता है 165 का 3, और 165 का 4 कहता है कि धारा 100 के उपबंध यहां भी सेम लागू होंगे। 165 का 5 कहता है 1 और 3 की प्रतियां निकटतम मजिस्ट्रेट तक भेज दी जाएंगी। मतलब पुलिस जाएगी, जो कुछ बरामद करेगी, सूची बनाएगी, गवाहों का साइन लेगी, ये अगड़म बगड़म जो भी करना था करेगी, उसके बाद उसको कहां ट्रांसफर करेगी, निकटतम मजिस्ट्रेट को। तलाशी की सूची की प्रति अपने अधिभोगी के उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसे यहां आपने भी देखा कि ये जो 100 के 6ठे पॉइंट में तलाशी के दौरान अधिभोगी की मौजूदगी जरूरी है और उसको प्रतिलिपि देना। कभी कभी अधिभोगी खुद मौजूद नहीं रहेगा तो अधिभोगी का प्रतिनिधि तो रहेगा। अगर ये मौजूद नहीं है तो तलाशी नहीं होगी, चाहे अधिभोगी खुद हो चाहे अधिभोगी की तरफ से कोई हो। मतलब उसका घर का, उस स्थल का मालिक मौजूद रहना जरूरी है, साथ साथ 2 गवाह, 2 से अधिक। ठीक है, प्री में क्वेश्चन बन सकता है 2 गवाह, 2 से कम गवाह, 2 से अधिक गवाह, तो 2 से 2 या 2 से अधिक सही है, ये भी ध्यान रखिए। अब आइए इसको पूरे ध्यान में रखते हुए केवल पुलिस रेगुलेशन का पैरा 112, थोड़ा सा इसमें मेंशन मैंने जानबूझकर किया है। ये रेगुलेशन एक नियमावली देता है कि किसी से पूछताछ करने के दौरान पुलिस वाले अक्सर अनावश्यक दबाव डालने लगते हैं। ये 112 रेगुलेशन का पैरा ऐसा करने से रोकता है। अनावश्यक परेशान मत करिए पुलिस वालों को, दबाव डालता है 112, और 112 को बियॉन्ड नहीं जा सकते। क्यों? किसी को आप अपना काम जल्दी से निपटाना चाहते हैं, ऑर्डर आ गया है तो आपको बस पहुंचे नहीं घटनास्थल पे कि तुरंत फाइनल हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता। आपके लिए अगर कानून है तो वो व्यक्ति जिसके यहाँ तलाशी लेने गए हैं उसके लिए भी कानून है। ठीक है, तो सीआरपीसी, ध्यान दीजिए, सीआरपीसी 165 के लिए उपर्युक्त 4 शर्तों, ये जो अभी 4 शर्तें हम पढ़े जिसमें पुलिस अधिकारी तलाशी लेने जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया था, 1960 का केस है, केस ला नोट करिए, राजस्थान वर्सेज रहमान, राजस्थान वर्सेज रहमान 1960। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से बिल्कुल हूबहू 165 को कंसीडर करते हुए 4 शर्तें ऐसी दी, ऐसा नियमावली बनाया कि पुलिस जब तलाशी लेने जाएगी तो बिल्कुल 165 को बगैर फॉलो किए नहीं आएगी। ठीक है, तो ये केस 165 के लिए उपयुक्त 4 शर्तें, ये केस याद रखिए, राजस्थान वर्सेज रहमान 1960 सुप्रीम कोर्ट। एक केस और है 165 के संदर्भ में ही, क्या कहा था कि सीआरपीसी 165 के जो उपबंध हैं वो मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी का मतलब तो समझते ही होंगे, उसको ओवर रूल नहीं कर सकते, अगर ओवर रूल करेंगे तो पुलिस वाले ही लामे फंसेंगे। तो राज्य बनाम संत प्रकाश 1976 इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ का जजमेंट है। एक जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ का डालिए, नाम देखिए, राज्य बनाम संत प्रकाश 1976, और एक सुप्रीम कोर्ट का डालिए 1960 का। ये केस ला है राजस्थान वर्सेज रहमान, ये 1960 का जजमेंट है। और इसको पढ़ने के, पूरा पढ़ने के बाद जितना मैंने पढ़ाया ध्यान से, सेक्शन 77 वारंट के लिए देख लीजिए, सेक्शन 100 तो बड़े पढ़ाया ही, चैप्टर 7 सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, 93 से 98 पूरा पढ़ के तब समग्र रूप से वारंट का प्रारूप भी समझाया, पुलिस कैसे काम करती वो भी समझाया,
रूलिंग दी हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ की और सुप्रीम कोर्ट की केस ला के नाम पर केस ला मत लिखा कीजिए। जिसमें कोई गाइडलाइन हो वही केस इफेक्टिव होगा, अन्यथा वो समझ जाते हैं कि उल्लू बना रहा मुझे, और जो उल्लू बनाता हुआ मिला तो आगे के क्वेश्चन में सही होते भी नंबर ना मिलेगा। मूर्ख बनाने की आदत से बाज आइएगा एग्जाम में। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आज मेरी ये तीसरी क्लास हो गई। एक क्लास और सीआरपीसी पे रहेगी कल, उसके बाद आईपीसी कंटिन्यू करूंगा। अब बात कल ही होगी। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस सरलतम ढंग से आप कानून को, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, जितना यूपी एपीओ में है, हिंदी का पक्ष हो, जीएस का पक्ष हो, सारी चीज़ों को सरलतम ढंग से कैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम के भी हों, अगर उनको समझने की बात आए तो कानून तो किसी भाषा में समझा जा सकता है, समझने के लिए एक सुविधा प्रदान करने की कोशिश है हमारी। आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो पढ़ाने का तरीका है या जो पढ़ाने का जो हमने अपना एक व्यू दिया है वो आपको कैसा भा रहा है, कितना हद तक पसंद आ रहा है। ठीक है, सत्यमेव जयते।